बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। नाज़रीन, एनआरओ एक ऐसा लफ्ज़ जिसको पिछले 2 साल में सुन के हर किसी के कान पक गए होंगे। हमने ऑपोजिशन बेंचेस से भी बहुत दफ़ा सुना, हमने हुकूमती हलकों से भी बहुत दफ़ा सुना, हमने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुंह से भी बहुत दफ़ा सुना, लेकिन आज तक जो बात होती आई वो इस बात तक रही कि जी एनआरओ ऑपोजिशन को नहीं मिलेगा, ना डील मिलेगी ना ढील मिलेगी। अगर वो चाहते हैं कि करप्शन से बच जाएं तो एनआरओ तो नहीं मिलने वाला। ऑपोजिशन का जवाब हमेशा से ये रहा कि हमने आपसे एनआरओ मांगा कब है, और अगर मांगा होता तो क्या आपके दायरा इख्तियार के अंदर एनआरओ देना आता भी है या नहीं आता। ये तू मैं हमने 2 साल तक सुनी, लेकिन अब एनआरओ का जिक्र हुआ, एक बार फिर हुआ, पार्लियामेंट के फ्लोर पे हुआ, और इस बार 2 हाथ आगे जाकर बात की गई ऑपोजिशन की तरफ से। मामला इस कदर संगीन हुआ कि ऐसा लगा कि शायद किसी के ऊपर गद्दारी का ठप्पा लगाने की कोशिश की जा रही है दबे लफ्जों के अंदर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच की और ये कहा कि जी एनआरओ तो दे दिया गया। ऑपोजिशन को ना एनआरओ देने की बात करते थे, एनआरओ तो दे दिया गया, कुलभूषण यादव को दे दिया गया, एहसानुल्लाह एहसान को दे दिया गया, जहांगीर खान तरीन को दे दिया गया, मेट्रो बस जो पेशावर की है बीआरटी उसको दे दिया गया, मालम जब्बा को दे दिया गया, और बिलियन ट्री सुनामी को दे दिया गया। इसके अंदर जो पहले 2 नाम हैं, ये 2 नाम का इल्ज़ाम अगर किसी पाकिस्तानी पे लगाया जाए, और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई पाकिस्तानियों, हज़ारों पाकिस्तानियों की जान ली, अगर ये इल्ज़ाम हुकूमत पे लगा दिया जाए तो फिर ये एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है। लेकिन मामला यहाँ तक नहीं रुकता, मामला इससे आगे बढ़ता है। लेकिन उससे पहले कि मैं आगे का मामला आपको बताऊं, मैं चाहूंगी कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आज की स्पीच मुलाहिजा करिए। कि कुलभूषण यादव का बात आता है तो उनको भी एनआरओ देने पड़ता है, एहसानुल्लाह एहसान का बात आता है तो उनको भी वो एनआरओ दे रहे हैं। वो कितने एनआरओ देंगे जनाब स्पीकर? वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं जी सर, जहांगीर तरीन को भी एनआरओ मिला है, बीआरटी मंसूबा को भी एनआरओ मिला है, मालम जब्बा पे भी एनआरओ है, बिलियन ट्री सुनामी पे भी एनआरओ है, चीनी चोरी पे एनआरओ, आटा चोरी पे एनआरओ, तेल की चोरी पे एनआरओ। तो ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अपने लफ्ज थे, लेकिन इसको आगे बढ़ाया और पीपल्स पार्टी ने नहीं, पीएमएलएन ने बढ़ाया। ऐसे इकबाल साहब भी अपनी ट्वीट के अंदर कहते हैं कि एनआरओ की बात करते थे, लेकिन एनआरओ ऑपोजिशन को तो नहीं, एनआरओ कुलभूषण यादव को दे दिया। अब ऑपोजिशन की तरफ से 2 बड़ी जमातें ये इल्ज़ाम लगा रही हैं, और ये संगीन इल्ज़ाम लगा रही हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं इससे पहले कि प्रोग्राम में आगे बढ़ूं और डिस्कशन की तरफ जाऊं, मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं राना मुबश्शिर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक जाने माने एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर साहब। महमल सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, वेल नोन जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया महमल, आपने भी ज्वाइन किया, आपका भी एनालिसिस हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन राना साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो आज की स्पीच थी, इसके अंदर उन्होंने कुलभूषण यादव और एहसानुल्लाह एहसान को एनआरओ देने की बात की। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है। ये इल्ज़ाम शायद किसी पे लगाना भी नहीं चाहिए। ये इल्ज़ाम शायद अगर किसी पे लगाए तो ये एक तरह से ट्रीजन वाली बात आ जाती है। ये क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस तरह की बात क्यों कर दी? क्या कर रहा है राना साहब? देखिए, इसके बैकड्रॉप में जो चीजें चल रही है ना, वो अनिका, वो उसको हमें देखना बड़ा जरूरी है। बैकड्रॉप में ये है कि एक इशू है और एक बड़ा सीरियस इशू है, एंड दैट इशू इज 18th अमेंडमेंट। ठीक है, 18th अमेंडमेंट पे ये बात करने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। ठीक है, और उसकी कुछ शिकें ऐसी हैं, कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जिसमें 8-10 क्लॉजेज या 12 क्लॉजेज कह सकते हैं आप, वो क्लॉजेज ऐसे हैं जिस पे बात करनी जरूरी है और बहुत जरूरी है फॉर द फेडरेशन एंड फॉर द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल। उस पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सो इस वक्त हो रही है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स ये हो रही है कि हमारे पे प्रेशर मत डालो, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी भी प्रेशर मत डाले, और हमने जनाब 18th अमेंडमेंट पे कोई बातचीत नहीं करनी, क्योंकि एज इट इज जो है 18th अमेंडमेंट सूट करती है। नाउ द इशू इज कि 18th अमेंडमेंट बड़ी हैपहैज़र्डली जनाब पास करवाई गई थी, और उसके रीजंस थे। उसके रीजंस ये थे कि पीपल्स पार्टी को पता था कि उन्होंने गवर्नमेंट में अगले 5-10 साल नहीं आना, सो उन्होंने अपने लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट की। सो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट देन अगेन
जो इश्यूज हैं वो फेडरेशन के हैं और 8 से 12 शिक्के मैं कह सकता हूं ऐसी हैं, ऐसे क्लॉजेज हैं जिन पे बात करनी जरूरी है। और अगर उस पर बात नहीं होगी तो एक सिचुएशन होगी, कर्जे देने होते हैं फेडरल गवर्नमेंट को कर्जे देने में परेशानी होती है, उनके पास पैसा नहीं होता। उसके अलावा और बहुत से इश्यूज है, बजट्स बनाने में बड़े इश्यूज पैदा हो जाते हैं, वो हैंडल नहीं हो रहे उनसे फेडरल गवर्नमेंट से बिकॉज ऑफ द 18th अमेंडमेंट की कुछ क्लॉजेस की वजह से। सो ये सिचुएशन है। सो बेसिकली बैकड्रॉप में ये चीजें हो रही हैं। कल अगर कि जनाब हमें प्रेशराइज मत करें, हम 18th अमेंडमेंट पे नहीं आएंगे। सो ये रीजन है। बिलावल साहब बड़े सीजन्ड आदमी है, लेकिन मैं एक बड़ी चीज आपकी इजाजत से एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। देखिए बिलावल साहब जो है ना बड़ा अच्छा वो प्ले कर रहे हैं, बट देन अगेन मेरी एक सजेशन है, आई हैव अ सजेशन फॉर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। हालांकि मेरी सजेशन को मेरे बिलावल साहब कभी शायद सुने या ना सुने, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि अपने आप को बिलावल साहब एग्जॉस्ट मत करें, क्योंकि ये लंबी खेल है, ये लंबा दुरानिया चलेगा और बड़ा लंबा सफर है बिलावल साहब के लिए। और बिलावल साहब अगर इन छोटे छोटे चीजों में अपने आप को एग्जॉस्ट करना शुरू कर देंगे ना, तो लॉन्ग रन में उनके लिए कोई मेरे ख्याल में कोई इतनी अच्छा वो नहीं होगा। नहीं, लेकिन राणा साहब उनके लिए छोटी चीज नहीं है ना। 18वीं तरमीम की बुनियाद पे कहते हैं कि देखें हम लोगों ने अपने दौर के अंदर अगर कुछ नहीं किया तो 18वीं तरमीम हम लेकर आए हैं। वो सहरा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन का सहरा अभी तक पीपल्स पार्टी अपने सर के ऊपर लेकर फख्र महसूस करती है, उसी तरीके से उनकी नजर में 18वीं तरमीम भी है। तो 18वीं तरमीम उनके लिए तो कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, आप ठीक कह रही हैं, 18वीं तरमीम उनके लिए कोई छोटी बात नहीं है। बट देन अगेन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, जो मैंने पहले भी अर्ज की, वो गुजारिश ये है कि देखें पीपल्स पार्टी को पता था, उनके पास मेजॉरिटी थी, पीपल्स पार्टी को पता था कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के बाद उनको 5-10 साल हुकूमत नहीं मिलनी है, और जो हुकूमत मिलनी है वो भी मिलनी है सिर्फ सूबे में। सो उनको नजर आ रहा था, क्योंकि मैं बड़ा मदाह हूं आसिफ जरदारी साहब का, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब जो है ना बहुत आगे की सोच रहे होते हैं। सो उनको पता था कि उनको नहीं मिलनी हुकूमत, सो वो हुकूमत नहीं मिलनी थी, इसलिए कुछ शिके सारी 18th अमेंडमेंट गलत नहीं है, प्लीज माइंड यू दिस थिंग, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ शिके ऐसी हैं जिस पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, और वो गड़बड़ इसलिए हो गई शायद कि जनाब वो चाहते ये थे कि उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक अच्छी एनवायरनमेंट मिल जाए सूबे में हुकूमत करने के लिए पीपल्स पार्टी को। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट उसमें सफर करेगी, क्योंकि उनको पता था पीपल्स पार्टी को कि फेडरल गवर्नमेंट में उनको हुकूमत नहीं मिलनी अगले 5-10 साल। सो ये सिचुएशन है सारी, और कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा, लंबी दौड़ है, लंबा यहाँ पे सफर है पीपल्स पार्टी का, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी बहुत एक लंबा सफर है, उनका बहुत कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर है, उनका जो कैरियर है वो बड़ा ब्राइट है। बट देन अगेन वो अपने आप को एग्जॉस्ट मत करें, पॉलिटिकली एग्जॉस्ट मत करें। राइट राणा साहब। अच्छा महमल, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो पार्लियामेंट में एनआरओ की बात की है वो सिर्फ वहां तक नहीं रुकी है, या ये सिर्फ पीपल्स पार्टी तक की बात नहीं रही, ये बात जो है अब पूरी ऑपोजिशन की तरफ से सुनाई देने लगी है। एहसन इकबाल साहब भी ट्वीट करके कहते हैं कि हमें तो एनआरओ का बोलते रहते थे, आपके एनआरओ नहीं देना ऑपोजिशन को, वहां कुलभूषण यादव को जो एनआरओ दे रहे हैं उसकी सख्त मजम्मत की जाएगी। कुलभूषण यादव को आपकी नजर में क्या एनआरओ मिल रहा है? देखिए, एनआरओ तो नहीं मिल रहा ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि उनको कुलभूषण यादव को कोई फ्री किया जा रहा है, ऐसी चीज है। बेसिकली तो ये आईसीजे की कंडीशंस थी, और इन कंडीशन और डायरेक्शंस थी एक्चुअली कि एक इफेक्टिव रिव्यू होना चाहिए, और ये एक फेयर ट्रायल, क्योंकि उसी के ऊपर एतराज था ना। तो अगर हम आईसीजे की कंडीशंस को मीट करने के लिए ये ऑर्डिनेंस ला भी रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई ऐसी गलत बात है, क्योंकि आपने यू आर सिग्नेटरी टू ऑल दीज कन्वेंशंस, भी जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं, और वो सारा होता है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की अपनी ऑब्लिगेशन है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, कि उनको ये करना है। या तो होता कि आप उसको छोड़ रहे होते या कोई चीज कर रहे होते, तो फिर तो आप इस तरह की बात हो भी सकती, लेकिन वो तो है ही नहीं। तो मेरे ख्याल में ऑपोजिशन इसके ऊपर जाहिर बात है सियासत करी, और ऐसी सियासत पीटीआई ने भी माजी में की हुई है। आपको पता है कुलभूषण यादव के ऊपर, मियां साहब के ऊपर किस तरह से अटैक करती थी पीटीआई, तो शायद ये लोग स्कोर सेटल करें। लेकिन वैसे मेरे अपना अनीका ये ख्याल है कि ऐसी चीजों के ऊपर किसी को सियासत करनी नहीं चाहिए, वो बेशक हुकूमत हो या वो बेशक ऑपोजिशन हो, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि ये
इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं। अगर हम वैसे ही जब दुनिया के अंदर हम बात करते हैं किसी चीज के लिए, कोई हकूक के लिए, कोई चीज बाकी चीजों के लिए, तो फिर मेरे ख्याल में अगर हम खुद कोई चीज अगर इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन द डायरेक्शंस ऑफ एन इंटरनेशनल कोर्ट, तो फिर उसमें ठीक है महमूद, मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की तरफ जाऊंगी। ब्रिगेडियर साहब, किसी भी तरीके से ये जो इशारा था आज पार्लियामेंट के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं था। अनफॉर्चुनेटली ये इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी जा रहा था। कहीं किसी के ख्वाबो गुमान में भी हो सकता है कि कुलभूषण यादव या एहसानुल एहसान को किसी किस्म का एनआरओ दिया जा सके। अनिका, इट्स इम्पॉसिबल। बल्कि आई वुड से कि इस तरह के नेशनल इश्यूज पर कभी भी हमें अपनी सियासत नहीं करनी चाहिए। 2-3 वजूहत हमें समझनी चाहिए कि ICJ ने बड़ा क्लियर कहा था कि इसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए आगे हाई कोर्ट में जाने के लिए और उसको काउंसिल एक्सेस दिया जाए ताकि वो अपना कोई लॉयर भी सिलेक्ट कर सके। इशू ये है कि इंडिया डजंट वो, मेरे अपनी एप्रीहेंशन है कि इंडिया नहीं चाहता कि गुलबचन यादव को कोई मौका दिया जाए बल्कि इसको एग्जीक्यूशन की जाए। इसलिए कि नाउ गुलबचन यादव इज एन एम्प्टी बॉटल फॉर देम, इट्स अ वेस्ट पेपर। क्योंकि उनको ये मालूम है कि जब पाकिस्तान के हाई कोर्ट पे केस चलेगा, पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन के पास हर किस्म की इसकी एविडेंस है, हर किस्म की डिटेल है कि ये कैसे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था, कैसे पाकिस्तान के बाकी कराची में इसने क्या यहाँ पर सब कुछ किया है। और ये इनका जो 4-5 का टोला है, नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, अमित शाह और राजनाथ सिंह का, इनका पोल खुलेगा कि रॉ के साथ मिलकर ये पाकिस्तान में कैसे स्टेट टेररिज्म कर रहे थे। जब ये चीजें खुलेंगी तो इनका, इंडिया का और इनके इस 4-5 लोगों का मुंह काला होगा, जिसके लिए मेरा ख्याल है कि इसीलिए उनके काउंसलर आए मिलने के लिए उसको छोड़ के चले गए। दे वांट टू मेक अ पॉइंट स्कोरिंग कि पाकिस्तान इसको प्रेसिडेंट से के पास ले जाके अगर अपील रिजेक्ट होती है, इसको एग्जीक्यूशन होगी, दे विल मेक यूएन कराई कि इसको मौका नहीं दिया, पाकिस्तान ने अपने ये किया, पाकिस्तान ने बदला ले लिया। और पाकिस्तान का जो मॉरल ग्राउंड है इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि हमने इसका एक प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस दे के स्पेशल मौका दिया, हम ये नहीं चाहते कि इसको कोई मौका मिले। अब आप ये देखें, हमें कोई फिक्र नहीं है, ICJ जब अभी हाई कोर्ट में केस जाएगा तो हमारे पास तो इसकी हर डिटेल है, हाई कोर्ट में फिर इसको सजा हो जाएगी, तो वाई टू गिव चांस टू एनीबॉडी। इसलिए उनको मालूम है कि इसको एग्जीक्यूशन होनी है, सजा मिलनी है, दोबारा ये कंफर्म होगी। इसलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को ब्लेम करें, पाकिस्तान को बैकफुट पर डालें, पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में टेल करें। दीज आर द रीजन व्हाई दे आर डूइंग ऑल दिस। राइट। अच्छा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आज एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुई। वो श्री मजारी साहिबा फरमाती हैं कि हमारा ICJ के दायरा कार को इस मामले के ऊपर एक्सेप्ट करना ही एक बहुत बड़ी गलती थी, हमें जाना ही नहीं चाहिए था उधर। बहुत सारे मामलात के ऊपर इंडिया नहीं जाता, बहुत सारे मामलात के ऊपर बहुत सारे लोग नहीं जाते, नहीं एक्सेप्ट करते कि ICJ का दायरा कार बनता है। डू यू अग्री टू दैट? 100% आई एग्री। इसलिए कि देखें, ICJ इज नॉट कंपल्शन बिल्कुल नहीं है। ये आपके ऊपर ICJ में जाना आपका प्रोगेटिव है। जब इन्होंने P3 ओरियन हमारे नेवी का जहाज बॉर्डर पे गिराया था, आई वाज द पर्सन ब्रिगेड कमांडर, हमने उसको रेस्क्यू किया था एंड इंडिया वी वांटेड टू गो टू ICJ, इंडिया डिडंट एग्री। इसलिए अभी भी ICJ के जो ऑर्डर्स होते हैं वो भी हमें मानने की जरूरत नहीं होती है। चाइना ने क्या, साउथ चाइना सी में ICJ ने चाइना के खिलाफ डिसीजन दिया, चाइना डिड एक्सेप्टेड नो, बट स्टिल बिकॉज हमारे पास और कई प्रॉब्लम, चाहे कभी FATF की आती है, कभी और आती है, इसलिए हम चाह रहे थे कि हम और अपने को अच्छे तरीके से अपना इमेज इंप्रूव करें। इंडिया आइसोलेट हो गया है, राइट। हमें वो आइसोलेट करना चाहता था, वो आइसोलेट हो गया है। चाहे वो ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करें, कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें, उसके बाद SCA की बात करें या NRC की बात करें, हर जगह इंडिया एक्सपोज हुआ है। तो हम चाहते थे वी शुड बी ऑन मॉरल ग्राउंड, और दिस वाज द रीजन कि हमने एक चांस दिया है। जब हमारे पास पूरी एविडेंस है, हमारी प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग है, अगर हाई कोर्ट में केस चलता है और वहां हम इसको दोबारा रिकन्फर्म हो जाती सजा, देन सी कैन इंडिया स्पीक एनीथिंग, देन वी आर ऑन स्ट्रांग, वी गिव ऑल चांस, सफाई का मौका दिया और उसके बाद हमने इसको सजा दी। राइट। सो वी हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट कि हम लोगों ने क्या करना है, ये वो NRO वाला कोई चक्कर नहीं है। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी ब्रिगेड साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुलभूषण के हवाले से बात कर रहे थे। अब जरा राणा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। राणा साहब अब चलते हैं जरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। कुछ लोग ये पूछना चाहते हैं कि क्या गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि 5 ईयर टर्म मुकम्मल करे या फिर कोई और तब्दीली हो सकती है, स्पेशली कंसिडरिंग कि अब ऑपोजिशन जो अभी तक 2 साल तक हमें बिल्कुल यूनाइटेड नजर नहीं आ रही थी, अब कुछ यूनाइट होना स्टार्ट हुई है। ऑल्दो द गवर्नमेंट सेज कि इसलिए यूनाइट हो रहे हैं क्योंकि इनको एहतसाब से कोई बाहर का रास्ता मिल नहीं रहा है, इसलिए। तो आपकी नजर में गवर्नमेंट कितनी ज्यादा स्ट्रांग है या कितनी ज्यादा वीक है? देखिए, नंबर 1 पहले अकाउंटेबिलिटी की बात कर लेते हैं। आपने कहा जी कि ऑपोजिशन वाले अकाउंटेबिलिटी से डर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है। जो अकाउंटेबिलिटी का खौफ ऑपोजिशन के दिलों में दिमागों में था पहले साल और 1.5 साल तक, ठीक है, वो खत्म हो गया। उसकी वजूहात दे देता हूं आपको मैं। वजूहात है, उसकी वजह नहीं है, वजूहात है। नंबर 1, एक देखिए आप फ्लोर ऑफ द हाउस में, मैं किसी का नाम इस वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि लंबी फहरिस्त आ जाएगी। पार्लियामेंटेरियंस फ्लोर ऑफ द हाउस में, चाहे वो अपर हाउस हो चाहे वो लोअर हाउस हो, वहां पे खड़े होके जिस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैंने तो अपनी 28-29 साल की जो जर्नलिज्म का कैरियर है उसमें मैंने इस तरह नहीं देखा कि इतना खुल के बोलते हो जनाब, अगेंस्ट क्रिटिसाइज करते हो हुकूमत को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुकूमत को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो दैट मींस कि उन पॉलिटिशियंस का, उन सियासतदानों का खौफ जो था वो खत्म हो चुका है। नंबर 1। नंबर 2, ये ऑपोजिशन मुतहरिक नहीं है, आज भी नहीं है, ये यूनाइटेड नहीं है। अंदर की स्टोरी ये है कि अब नया एक यहाँ पे जनाब पंडोरा बॉक्स खुल गया है और जो अभी कुछ दिनों में आपके शायद सामने आ जाए या मीडिया के सामने आ जाए, वो ये है कि सख्त किस्म के इख्तलाफात है बिटवीन द पार्टीज। ऑपोजिशन की पार्टी जो है उनके दरमियान सख्त इख्तलाफात है। उसको प्लीज माइंड में रखें। जब ऑपोजिशन मुतहरिक नहीं है, ऑपोजिशन जो है एक पेज पे नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का खौफ उनके दिलों दिमागों से निकल गया है, सो फिर आपको हुकूमत को तो मतलब कि इस वक्त इशू जो है वो ये है कि रिजल्ट नहीं निकला अकाउंटेबिलिटी का। लोग जो चाहते थे कि जनाब कोई उसके उनके सामने ब्लैक एंड व्हाइट चीज आए अकाउंटेबिलिटी की, वो नहीं आई। अच्छा राणा साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, आपने कहा कि सख्त इख्तलाफात हैं लेकिन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या एहतसाब का ओवरऑल डर खत्म हो गया। अब वो डर खत्म होने की एक वजह तो ऑफ कोर्स ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ख्वाजा आसाद रफीक साहब वाले केस के अंदर डिटेल जजमेंट के अंदर के नैब इज बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एंड पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। ये एक तरफ तो नैब का डर खत्म हो गया राणा साहब, दूसरी तरफ इख्तलाफात जो शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात भी नहीं हो सक रही है, वो अपनी जगह पर। लेकिन क्या इस पॉइंट पर जो अपोजिशन है वो इकट्ठी हो पाएगी कि नहीं, ठीक है इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन ये एहतसाब वाले मामले पर और जिसको वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन समझते हैं, इस मामले पर कम से कम हमें एक पेज पे होना चाहिए? मैं मगर लोग तो कमा रहे हैं पैसे, बिल्कुल होना चाहिए, और फेसबुक भी बंद नहीं कर रहा, यानी दोनों जगह से ऑपरेट हो रहा है। तो इसमें मुझे तो कोई वो नज़र नहीं आ रहा। बाकी इसकी कोई जो है नेगेटिव पर्सपेक्टिव तो नहीं है ना कि अगर दोनों जगह से ऑपरेट हो रहा है एनवायरनमेंट होगी। राइट, अगर एक पेज पे आ जाए तो हेल्दी एनवायरनमेंट होगी। ये मैं फिर दूसरी दफा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को कि हेल्दी एनवायरनमेंट होगी, हेल्दी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगी अगर ये ऑपोजिशन पार्टीज एक पेज पे आ जाए। लेकिन मुझे आती हुई नजर नहीं आती हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, हालात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आज से कुछ महीने पहले आए थे, आपको याद होगा, यहाँ पे इस्लामाबाद में। उन्होंने यहाँ पे आके अपने आप को जनाब एक बंदे शंदे इकट्ठे किए, ये वो उन्होंने जनाब इधर से पकड़े बंदे मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, पार्टी के लोगों को पकड़ा, उनकी लीडरशिप को पकड़ा के जी आप आए हमें ज्वाइन करें। किसी ने कहा जी हम करेंगे जी, बिल्कुल आवांगे जी, असी कोई नहीं आए, ठीक है जी। लेकिन जिन लोगों ने अपनी प्रेजेंस शो की स्टेज पे, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ स्टेज पे खड़े होकर अपनी प्रेजेंस शो की, मैं आपको आज वसूख से कहता हूं, और मैं ये कोई एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं इंफॉर्मेशन की बेस पे कह रहा हूं कि ये मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस पूछ के आते थे कि जनाब हम जाके मौलाना साहब के साथ वहां पे खड़े हो जाए।
जहाँ पे ऑपोजिशन की ये हालत हो कि उनको पूछ के आना पड़े, किसी से किससे पूछ के आना पड़े। आपको भी पता है, छोड़े, लेकिन बात ये है कि आपको इतनी इंफॉर्मेशन है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप बैठ गई हैं, आप एंकर हैं। सो आप जब एंकर बनी होती है ना तो बड़ी सिचुएशन होती है, मेरे साथ भी यही होता है। और जब आप किसी शो में जाके आप एनालिसिस दे रही होती है ना, तो उस वक्त आपके अंदर से सारी खबरें निकल आती हैं बाहर। राइट राना साहब, मैं महमल की तरफ जाऊंगी। पाकिस्तानी सियासत का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हर कोई एक दूसरे को गद्दार डिक्लेयर करने के पीछे पड़ा होता है। मैं यहाँ सिर्फ हुकूमत या सिर्फ ऑपोजिशन की नहीं, मैं ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रही हूँ। क्या हमारे सियासी सिस्टम में अब ये मैच्योरिटी नहीं आ जानी चाहिए कि इस तरह के इल्ज़ाम दागने की बजाय जो नेशनल कंसेंसस के मैटर हैं उनको मिल के डिस्कस करें और उनके ऊपर लेजिस्लेशन लाएं, या अगर लेजिस्लेशन नहीं लेकर आ सकते तो एक नेशनल फ्रंट डेवलप किया जाए। हम इस मामले पे लैग बिहाइंड क्यों कर रहे हैं महमल? क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, या फिर हम लोगों को इस तरह की सियासत की आदत हो गई है? देखिए, आपने अनिका बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है। ये जो किसी को गद्दारी के तमगे देना या इस तरह कहना कि वो फलाना है या फलाना है, ये बिल्कुल एक गलत बात है और ये कहीं नहीं होना चाहिए। ये हमने देखा कि गद्दारी के सर्टिफिकेट हमारा मीडिया भी बड़े आसानी से बांटता है। हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने ये चीजें देखी हैं, सियासत के अंदर भी हमने ये चीजें देखी हैं। आप ये देखें कि बीबी शहीद को एक जमाने में सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता था, फिर ये डॉन लीग का पूरा मामला हुआ तो मियां नवाज शरीफ के ऊपर भी यही बातें जो है अपोजिशन उस वक्त कहना शुरू हो गई। भारत के साथ अगर कोई पीस की बात करता है या अफगानिस्तान के साथ कुछ चीज़ों पे बात करते हैं, ज़रा खुल के बात करते हैं, तो फिर इस किस्म की बातें आ गई। अभी खान साहब ने जिस तरह ईरान के अंदर जब वो गए थे तो उन्होंने कुछ गलतियां एडमिट भी की कि पाकिस्तान की अपनी भी गलतियां थी, तो उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने इस पर सियासत करने की कोशिश की। ये खत्म हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल में एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि हम उंगलियां उठाने में बड़े तेज हैं, लेकिन वही उंगलियां जब हम पर खुद उठती हैं तो फिर हमें वो चीज़ पसंद नहीं आती। देखिए, हमें एक तो सियासत हमारी सिविलाइज्ड होनी चाहिए, जो कि अब तो मैं कहूं कि बिल्कुल भी सिविलाइज्ड नहीं रहेगी। अनिका, मुझे इतना अफसोस होता है जिस किस्म की बातें होती हैं, कई दफा इतनी फहश और वल्गर इल्जामात अपने अपोनेंट्स पे लगा रहे होते हैं लोग, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बातें ऐसी कर रहे होते हैं जिससे कराहत भी आती है और बंदा सोचता है कि ये सियासत है। तो असल आपका काम तो है कि मुल्क के मुफाद में काम करना है, वो बेशक आप ऑपोजिशन में हो, बेशक आप हुकूमत के अंदर हो। और एक चीज आई थिंक जो मिसिंग है वो है कंसेंसस, जिस तरह आपने भी बात की। रिकंसिलिएशन और कंसेंसस के ऊपर ये हुकूमत तो बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहती। दूसरी जमातें जब थी हुकूमत के अंदर उन्होंने कोशिश भी की, तब भी एक बड़ा मसला रहा। एक रिकंसिलिएशन की जो पॉलिटिक्स है मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है। और खास तौर पर ये चीजें कि तुम गद्दार हो क्योंकि ये हो गया, या आप गद्दार है, या मजहब के ऊपर आपको पता है कि कई दफा बातें हो जाती है, उसका मिसयूज हो जाता है, बड़ी इस किस्म की खौफनाक खतरनाक बातें होती हैं। और इतनी पोलराइजेशन हो गई है हमारे मुल्क के अंदर कि मुझे तो कभी कभार इससे बहुत डर लगता है। ये खाली सियासी पोलराइजेशन नहीं है, ये यही बात है कि जो कौन ज्यादा पेट्रियट है, आप हैं ज्यादा नेशनलिस्ट कि मैं बड़ी नेशनलिस्ट हूं, इसके ऊपर भी हम एक प्रूफ करने, पॉइंट स्कोरिंग करने में बैठ जाते हैं। तो ये एक बड़े खतरनाक और खौफनाक डायरेक्शन में लेकर जाएगा इस मुल्क को। मेरे ख्याल में हमें वहां नहीं जाना चाहिए। और हमें एक्चुअली देखिए, हम सारे इस शहर, इस वतन के रहने वाले हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। हम में से अपनी जात, मजहब या अपनी एथनिसिटी या अपनी इन सारी चीजों या अपनी इवन सियासी आइडियोलॉजी की वजह से किसी को कम ज्यादा मोहब्बत नहीं होगी। हम सबको इक्वली एक मोहब्बत होगी ना इस मुल्क से। इधर रहने को अगर हमने तरजीह दी है तो फिर इस किस्म की बातें बिल्कुल सियासत में नहीं होनी चाहिए। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। राइट, ठीक है महमूद, मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की तरफ जाऊंगी। ब्रिगेडियर साहब, अभी की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है और जो इश्यूज पाकिस्तान को, जिस तरह थोड़ी देर पहले आप भी फरमा रहे थे कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहे हैं, खा वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर इमेज बिल्डिंग हो या FATF का मामला हो, ऐसी सूरत हाल में तो रिकंसिलिएशन और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन। बट लुकिंग एट द पॉलिटिकल टेम्परेचर, आपको कहीं से पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन ऑन द कार्ड्स नजर आ रही है, या इमरान खान साहब का ये टेम्परामेंट भी है कि वो पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की तरफ जाएं? What I know about Imran, जो very little, but what I've seen in 2 years, there will be no question कि वो reconciliation पर जाएंगे। वो पाकिस्तान के इशू पर, पाकिस्तान का जो उनका डोमेस्टिक मैनिफेस्टो था जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम करप्शन भी खत्म करेंगे, हम लूटा हुआ पैसा लेकर आएंगे, हम पाकिस्तान में मदीना रियासत लेके आएंगे, तो he is on it. The point is, देखिए अभी 2 साल हुए हैं, पाकिस्तान को पहले मुआशी प्रॉब्लम हो गई,
बैड लक हुआ कि अभी फिर उसके बाद कोविड की प्रॉब्लम्स आ गई। आई थिंक नाउ इज द टाइम कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि दिस अ फेयर टाइम आप दें। 3-5 साल का टाइम उनको मिला है, आप पर ने 5 साल लिए हैं। लेट्स सी कि व्हाट ही डज इट। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो देन ही विल कम नेक्स्ट टाइम, अदरवाइज यू हैव ऑल द चांस। पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें। इसलिए अब जो टाइम है ये 1 साल का, इस बजट से लेके अगले 2021 के बजट तक, दिस इज द टाइम विद इमरान खान कि क्या वो कितना अवाम को रिलीफ देते हैं, कितने घर बनाते हैं, कितना वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, हेल्थ एजुकेशन में करते हैं और कमोडिटी आइटम को सस्ता करते हैं, और साथ ही साथ मुल्क से करप्शन को खत्म करते हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दी है पीटीआई को और नैब को, तमाम पुराने तहकीकात में मजीद सनसनीखेज महकमा पीटीआई की आला कमेटी के गैर कानूनी तौर पर करोड़ों के ठेके जारी किए और महीने में सारे प्रेस सेक्रेटरी जारी किए गए। मिनिस्टरों के साथ निजी खटक से राबता किया तो उन्होंने ब्लान पे वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल कर रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम ब्रिगेडियर साहब ऑपोजिशन। वो कहते हैं वो वाला फैसले के अंदर जो लिखा हुआ है पिग्मीज वर ब्रॉट इन और नैब जो है वो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो एक तरफ पीटीआई के पास चांस है, दूसरी तरफ पीटीआई के ऊपर एक सवालिया निशान भी खड़ा हो गया अनफॉर्चुनेटली। देखिए अनिका, बात यह कि दिस इज आई फील कि इट इज वेरी अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि वो आपका एक बाजू है नैब और उनको आप इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें। आई वुड से एक किस्म का बेल की एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने पूरा पैरागॉन सिटी का जो एक केस था उसका डिसीजन दे दिया। ये अल्फाज जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, क्या इसके बाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज की जुर्रत और हिम्मत होगी कि वो इनके खिलाफ फैसला करे? आपने जिस तरीके से नैब की वहां पर इंसल्ट की है, नैब के बारे में जो बातें की गई हैं और अभी कहा जा रहा है नैब को खत्म कर दें, ये कर देखें, जो भी आप अदारा बनाते हैं आप उसको इम्प्रूव करते हैं, आप उसमें बेहतर चेंजेस लेकर आते हैं, आप उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर प्रोसिक्यूशन का एक इंडिविजुअल केस था तो सुप्रीम कोर्ट शुड हैव सेड कि जी ये पर्टिकुलर केस में प्रोसिक्यूशन वीक है, ये अभी तक प्रूफ नहीं कर सके, इसलिए हम इनको बेल दे रहे हैं। बट केस इज नॉट डिसाइडेड, अभी तो पूरा केस चल रहे हैं, लेकिन इससे इंप्रेशन ऐसा आ गया है जो कि आइंदा के लिए इनको बहुत फायदा होगा। सो चेयरमैन नैब को समझना चाहिए कि कितना वो अपनी प्रोसिक्यूशन को आइंदा के लिए इंप्रूव करें और अच्छे लॉयर को हायर। राइट ब्रिगेडियर साहब, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, उसके बाद फिर गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खुशखबरी से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एक अमरीकी इदारा है जो कि ये डिटर्मिन करता है कि कोई भी मुल्क एटमी तनसीबात के हवाले से और न्यूक्लियर सेफ्टी के हवाले से किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। पाकिस्तान को मोस्ट इंप्रूविंग कंट्री यानी सबसे ज़्यादा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश और तगोदो करने और इम्प्रूव करने वाले मुल्क को करार दिया गया है इस न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव की तरफ से। ये याद रहे कि भारत एक ऐसा मुल्क था जो कि पाकिस्तान की एटमी तनसीबात को हमेशा सवालिया निशान के तौर पर सामने लेकर आता था कि किसी भी टाइम पर टेररिस्ट इनके एटमी असासों के ऊपर कब्जा कर लेंगे, इसलिए इनके एटमी असासे जो हैं और इनका जो एटमी पूरा का पूरा सिस्टम है या पूरा इनका प्रोग्राम है इसको रोल बैक किया जाए। ये भारत की तरफ से बारहा कहा जाता था, लेकिन यहाँ न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने तकरीबन हर चीज़ के अंदर ही भारत को पाकिस्तान से लो रैंक किया है। पाकिस्तान एटमी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से 58 पॉइंट्स हासिल किए पाकिस्तान ने और भारत के 53 पॉइंट है। तो अब एक दफ़ा बात करने से पहले भारत को आईना ज़रूर देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक जगह इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत है, जो कश्मीरियों के हुकूक के छीनने के हवाले से आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन है, उसको तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने वाला है। तो दूसरी तरफ भारत अपने ही मीडिया को भी कश्मीर में घुसने की इजाज़त नहीं दे रहा जब तक वो मोदी के गुण गाने वाला मीडिया ना हो, और इंटरनेशनल मीडिया तो दूर की बात है, उनको तो जाने की इजाज़त ही नहीं। इंटरनेशनल मुबस्सिरीन, यूनाइटेड नेशन के जो मुबस्सिरीन हैं, उनको भी जाने की इजाज़त नहीं है।
ऐसे मौके पर जहां भारतीय ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये हाल है, पाकिस्तान आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल मीडिया के लोगों को, नुमाइंदों को लेकर जाता है, और वो नुमाइंदे क्या कहते हैं वो ज़रा सुनिएगा। We visited today Chiri Court and we met so many victims in that area. I would say here that it was very free for us to meet several people and we could listen to them. We could listen to their stories as well. Some of them were victims of the Indian shelling on the border. Some of them were injured as well. This visit was very informative for us. तो ये कुछ इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदों की बात आपने सुनी। अब सारा सवाल ये आ जाता है कि आखिर भारत की ये जो इक़दामात हैं और पाकिस्तान के इक़दामात हैं, इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह से देखेगी। महमल, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हम इंटरनेशनल मीडिया के लोगों को कश्मीर में लेकर जाते हैं और उनको दिखाते हैं कि आखिर कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर किस फ्रीडम के साथ लोग रह रहे हैं, बल्कि उल्टा जब LOC की वायलेशंस करता है इंडिया, तो हमारे यहाँ भी जो गोलाबारी होती है उसकी वजह से हमारे अपने लोग सफ़र करते हैं। ये बात तो मैंने ख़ुद भी जाकर देखी लास्ट टाइम जब सारे मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों को लेकर गए थे LOC पर, तब मैं भी उनके साथ ही थी। ये बात तो हो गई, लेकिन ये ट्रिप इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर क्या पाकिस्तान का इमेज उजागर करेगा, या इंटरनेशनल कम्युनिटी का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा और इसको किस तरीके से देखा जाएगा? ठीक है निका, इसमें यह है कि जो इंटरनेशनल मीडिया एक्चुअली, जो आप अगर देखें कि कश्मीर के ऊपर जो एक पूरा केस बना ये अगस्त 5 के बाद, वो तो दो चीजों की वजह से बना। उसके अंदर पाकिस्तान से ज्यादा जो किरदार था वो था इंटरनेशनल मीडिया का। आप BBC को देख लें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स को देख लें, आप बाकी सारे उधर के इंटरनेशनल मीडिया के बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को देख लें, जिनको एक्चुअली भारतीय हुकूमत ने फिर बड़ा बुरा भला भी कहा, क्योंकि उन्होंने हाईलाइट की कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर के अंदर राइट्स वायलेशन हो रही थी, और जो खैर जिस किस्म का उन्होंने उधर कानून लागू कर दिया उसकी वजह से। फिर दूसरा जो है वो किया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने, वो आप ह्यूमन राइट्स वॉच देख लें, एमनेस्टी इंटरनेशनल देख लें, बाकी भी जितनी भी इंसानी हकूक की ऑर्गेनाइजेशन हैं, या इवन UN वगैरह के अंदर भी बहुत आवाज उठाई थी। तो केस तो उन्होंने बनाया, लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या था? बात यह है कि देखिए, इंटरनेशनल मीडिया को तो ये पता है कि क्या हो रहा है और वो बात भी करते हैं इसके ऊपर, बारहा करते हैं। लेकिन एक इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना, उनका एक और मसला है, और ये मैं पहले दिन से ही कहती आई हूं कि उनके लिए जो 1 अरब या 1.25 अरब की जो आबादी है इंडिया की, और जो उसकी मार्केट है, उनके लिए वो बड़ी एक लुक्रेटिव सी चीज है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये एक हमारे लिए एक शायद इसके अंदर थोड़ा सा सबक ये होगा कि हमें भी अपनी मईशत इतनी स्ट्रांग करनी पड़े कि हम एक इंटरनेशनल प्लेयर बन सकें। भारत की इंटरनेशनल लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, भारत की मार्केट बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है। उस वजह से भारत को कश्मीर में देखिए वो कितनी ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं, यानी कि वहां पर तो जुल्म की इंतहा होगी है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी से उठ के भारत को कहता क्यों नहीं है कुछ। राइट। अब जरा राना साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान कश्मीर के मामले पर और न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव की जो अभी न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स आई है, उन दोनों में बेहतर कारकर्दगी कर रहा है। कश्मीर के अंदर आप इंटरनेशनल मीडिया को ले जाते हैं, जो भारत दूर दूर तक कहीं करने का सोच भी नहीं सकता, वो तो अपने मीडिया को भी नहीं जाने देता। और दूसरी तरफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी का जो वावेला भारत ने मचाया होता था कि पाकिस्तान तो बड़ा अनसेफ है, पता नहीं तालिबान अटैक कर दें तो क्या हो जाएगा, इनकी क्या न्यूक्लियर असासे सेफ हैं या नहीं है, वो भी न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव जो कि US का एक इदारा है, उसने रद्द कर दिया। हम हर साइड पर भारत से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। राना साहब, डज दिस सेंड अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल कि वो पाकिस्तान जो खाका भारत ने हमारा पेश किया हुआ था, उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान एक और मुख्तलिफ लेवल पर है, मुख्तलिफ स्टेज पर है? मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इंडिया इज डूम्ड। इंडिया इज डूम्ड। व्हाई? उसकी वजह सिर्फ एक है। देखें, सेकुलरिज्म, सेकुलर इंडिया, वो कहाँ गया सेकुलर इंडिया यार? वो मोदी ने बेड़ा गर्क कर दिया उसका, और उसमें हमने जो कुछ करना था, जो किया या नहीं किया, उसको तो एक मिनट के लिए साइड पर रख दें। हमें इतनी एफर्ट ही नहीं करनी पड़ी। आप देखें, वहां पे लद्दाख हो, ईस्ट लद्दाख हो, सिक्किम हो,
सारी जो जगह है वहां पे चाइना ने इनको, क्योंकि लॉ वो एक एग्रीमेंट है ना कि जी वहां पे गोली नहीं चलेगी, ठीक है, तो उन्होंने गोली नहीं चलाई चाइना ने, उन्होंने डंडों से मार मार के उनकी फैंटी लगा दी इंडिया की और उनको बेड़ा गर्क कर दिया। एंड देयर आर सर्टेन प्लेसेस ओवर देयर, मैं इस वक्त डिटेल में नहीं जाना चाहता, वहां पे चाइना कब्जा कर चुका है, राइट, ठीक है जी। अब इसको आप बोले मोदी को अपने लोगों को बताए, आपके जो वहां पे फौज के चीफ बैठा हुआ इंडिया का, उसको ये पता ही नहीं है कि मैंने स्ट्रेटजी क्या इवॉल्व करनी है जंग लड़ने के लिए वहां पे। वो तो ड्रामा कर रहे हैं अपने अवाम के साथ, वो अपने अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, चाहे उनकी जनाब फौज के चीफ हो, चाहे उनकी इंटेलिजेंस आउटफिट के चीफ हो, चाहे मूडी हो, ये बेवकूफ बना रहे हैं इंडिया वालों को। लेकिन समझदार है, कुछ पढ़े लिखे लोग वहां पे ज्यादा हैं इंडिया में, वो पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, उनको समझ आ गया है कि मूडी चक्कर क्या चला रहा है हमारे साथ, उन्होंने बेड़ा गर्क खुद कर दिया है। सो हमें कोई इतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। नंबर 2, देखिए कश्मीर की आपने बात की, कश्मीर को आपने देर से उसका इशू रेज किया, आपने देर से किया, मैं इसको मतलब कि इस चीज को कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं है कहने में, लेकिन जिस तरीके से इस हुकूमत ने कश्मीर का इशू रेज किया वो बहुत अच्छा तरीका था, लेट किया लेकिन अच्छे तरीके से किया। राइट, मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की तरफ जाऊंगी। ब्रिगेडियर साहब, कश्मीर में हमारे यहाँ लेकर जाया गया इंटरनेशनल मीडिया को, इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव है उसने भी पाकिस्तान को एक पॉजिटिव आउटकम के तौर पर एंड द मोस्ट इम्प्रूविंग कंट्री के तौर पर पोर्ट्रे किया। What do you see and how do you see Pakistan's image in the international community at this point in time? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान का इमेज बहुत बुलंद है। हमेशा से अमेरिका की, यूरोपियन यूनियन की और दूसरे मुल्कों की ये एक ऑब्जर्वेशन होती थी कि कहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर एक्सेस हमारे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट के पास या दहशतगर्दों का हाथ न लग जाए। आज ये पाकिस्तान के बयानिया जो था वो सर्टिफाई हो गया कि पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इज वेरी फूल प्रूफ, इट इज इन वेरी सेफ हैंड। इतने टेयर्स ऑफ कमांड है वहाँ पर, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं कि ये इंडिया से और हर लिहाज से 7-8 पॉइंट बेहतर हो गया। ये तो एक बड़ा आइंदा जो बयानिया होगा वो बड़ा सोच के करेंगे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर डेंजरस हैं, ये किसी के हाथ लग जाएंगे, बात खत्म होगी। नंबर 2, कश्मीर का ये बहुत अच्छा इमेज गया है कि जब आप फॉरेन मीडिया को लेकर गए हैं, जो कि इंडिया वहाँ पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, नेशनल यूनाइटेड स्टेट्स का कमीशन जो आया था उसको भी उन्होंने इनकार कर दिया, वो यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो है उसको भी श्रीनगर से आगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर नहीं जाने देते। पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर कैन गो एनीवेयर ऑन देयर विल, जहाँ जाना चाहे, जिससे कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि हमें फिक्र नहीं है, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे। और यही एग्जैक्टली पाकिस्तान ने किया कि दिखाया कि कैसे इंडिया मॉर्टर फायर, आर्टिलरी फायर, इनोसेंट अनआर्म्ड कश्मीरी औरतों बच्चों बूढ़ों को मारता है, उनको जख्मी करता है, उनको शहीद करता है। इससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, दे गॉट ऑल इंफॉर्मेशन। आई थिंक इट विल कन्वे अ वेरी गुड, इंटरनेशनल मीडिया में जाके पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू भी जाएगा और इंडिया की ह्यूमन राइट वायलेशन जो बड़ी क्लियर होगी। राइट, ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। राना मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया। महमूद सरफराज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक बात तो वाज़ेह हो गई, पाकिस्तान अपनी तरफ तवज्जो देता रहा, पाकिस्तान अपने हवाले से इंप्रूवमेंट करता रहा, और आज इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात की गवाही दे रही है कि चाहे वो न्यूक्लियर सेफ्टी हो, चाहे वो इकॉनमी के हवाले से जो इक़दामात लेने हो, या फिर वो पीसफुल मुल्क के तौर पर सामने आने के हवाले से इक़दामात हों, उन सब में पाकिस्तान इम्प्रूव करता हुआ नज़र आ रहा है। वेयर एज भारत एक शिद्दत पसंद, एक जिंगोइस्टिक मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है। इंडिया के अंदर माइनॉरिटी राइट्स के अलावा, कश्मीरियों के राइट्स के अलावा तमाम जगह पर सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ दिया गया है। इसलिए ये बात तो वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान को अपने अच्छे इक़दामात को फॉलो करते रहना चाहिए, कंटिन्यू करते रहना चाहिए, और भारत को खुद ही उनके रहमो करम पर छोड़ देना चाहिए, जिस तरीके से हम लोगों ने उनको छोड़ा हुआ है। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।